हेलो 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 बच्चों। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इस एपिसोड में बातचीत करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन पर बातचीत करेंगे। और ये क्लास 12 की फिजिक्स का एक खूबसूरत टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूजन। और ये है आपका खूबसूरत फिजिक्स के लिए चैनल विवेक फिजिक्स। यहाँ पर आपका स्वागत है और आपको यहाँ पर फिजिक्स का हर एक टॉपिक डिटेल से मिलेगा एनसीईआरटी पैटर्न पर, एनसीईआरटी सीक्वेंस में, चाहे वो जेई मेंस या एडवांस के लिहाज से हो या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। क्लास 12 की फिजिक्स का एक खूबसूरत टॉपिक है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है संलयन, नाभिकीय संलयन, यानी हल्के हल्के जो नाभिक हैं, हल्के हल्के जो न्यूक्लियस है, वो जुड़कर एक भारी न्यूक्लियस, एक भारी नाभिक को बनाते हैं, एक हैवी न्यूक्लियस को बनाते हैं। और स्टार की जो एनर्जी है, तारों की जो एनर्जी का जो रीजन होता है, जो सोर्स होता है, वो यही होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती कैसे है, इंट्रोडक्शन कैसे बनती है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है, उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस बात को समझते हैं कि जो फ्यूजन रिएक्शन होती है उससे एनर्जी जो रिलीज होती है, उस एनर्जी को कैलकुलेट करने का क्या मेथड होता है। सपोज दैट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक मटेरियल है, एक न्यूक्लियस ए नाम का है, दूसरा बी नाम का कोई न्यूक्लियस है। ये रिएक्शन करके सी और डी नाम के न्यूक्लियस बनाते हैं। ये रिएक्शन करते हैं और इनके रिएक्शन करने से सी और डी नाम के न्यूक्लियस बनते हैं और प्लस कुछ एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी को यहाँ पर हम क्यू से प्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना है आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन फार्मूले से, आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन फार्मूले से हमें ध्यान है कि अगर हम लोग मास में यानी द्रव्यमान में सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा दें, सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा दें तो हमें एनर्जी मिल जाती है। तो हमें मालूम है फ्रॉम मास एनर्जी रिलेशन फॉर्मूला E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इक्वल टू एम मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। इसका मतलब ये हमारे पास मास एम ए है, इसका मास एम ए होगा, इसका एम बी होगा, एम ए इसका एम बी एंड इसका एम सी एंड इसका एम डी। तो एम ए प्लस एम बी मल्टीप्लाई सी स्क्वायर इक्वल टू इधर वाली जो एनर्जी है एम सी प्लस एम डी मल्टीप्लाई सी स्क्वायर प्लस जो एनर्जी रिलीज हो रही है रिएक्शन से, इन सबको इधर लिख दें तो Q जो एनर्जी मैं लिखूंगा, इनमें से मैं लिखूंगा एम ए प्लस एम बी माइनस एम सी प्लस एम डी और फिर बाद में सी स्क्वायर लिखा हुआ है। और ये ध्यान रखना है आपको कि जो मास आपको मिलेगा ये मास डिफेक्ट है, मास में जो डिफरेंस आ रहा है इसे हम लोग मास डिफेक्ट कहते हैं। ये जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का मतलब है द्रव्यमान क्षति, इतना मास चेंज हो जाएगा, इतनी कमी आ जाएगी, या तो इधर वाला ज्यादा होगा या तो इधर वाला ज्यादा होगा। और इसी मास के चेंज होने की वजह से जितना मास चेंज हो गया यानी जितने मास की कमी आ रही, जितना मास डिक्रीज हो गया उतना ही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, जिसको मैं यहाँ पर एनर्जी के फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ। तो ध्यान रखना है आपको जो मास मिलेगा, मास डिफेक्ट होगा वो एएमयू में होगा और एक एएमयू में 931 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है। तो अगर ये मास डिफेक्ट हमारे पास एएमयू में है तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा Q इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा एम ए प्लस एम बी माइनस इधर हो जाएगा एम सी प्लस एम डी और इसी में मैं 931 का मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये हो जाएगी मेरे पास, ये एनर्जी हो जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बस मास डिफेक्ट में आपको 931 का मल्टीप्लाई कराना है
तो आपके पास जो एनर्जी रिएक्शन से रिलीज हो रही है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में कुछ छोटी छोटी बातें होंगी, उन बातों को जानना बड़ा जरूरी है। पहली बात है कि अगर हमारे पास एक प्रोटॉन है और वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ निकलेगा और कुछ रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? जैसे हम कहते हैं पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो और प्लस कुछ एनर्जी रिलीज होती है, कुछ ये एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी जैसे मैं क्यों लिख रहा हूँ इस तरह से, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर की बात, अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो कन्वर्ट हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक डायरेक्ट न्यूट्रॉन डायरेक्ट प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए। नहीं, न्यूक्लियस में जितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो सब मिलकर हेल्प करते हैं प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने में या न्यूट्रॉन को प्रोटॉन कन्वर्ट होने में, और यहाँ पर निकलेगा एंटी पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो निकलेगी और कुछ एनर्जी रिलीज हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना है इस तरह से। और तीसरे नंबर की बात है, अगर एक पॉजिट्रॉन और एक एंटी पॉजिट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन और एक एंटी पॉजिट्रॉन मिलकर रिएक्शन करते हैं तो दो गामा फोटोन बनाते हैं। ये गामा फोटोन प्लस कुछ एनर्जी रिलीज होती है, लगभग 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा इस तरह से लिखता हूँ। एक पॉजिट्रॉन और एक एंटी पॉजिट्रॉन जब मिलकर रिएक्शन करते हैं तो दो गामा फोटोन बनाते हैं। गामा फोटोन प्लस कुछ एनर्जी रिलीज होती है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। अब जो यहां पर मैंने लिखा है ये E प्लस, इसका मतलब है पॉजिट्रॉन, और E माइनस इसका मतलब है एंटी पॉजिट्रॉन, और ये है न्यूट्रिनो, और ये है एंटी न्यूट्रिनो, ये है एंटी, ये है एंटी न्यूट्रिनो। तो ये हमारे पास, और ये गामा फोटोन है, इसका नाम है गामा फोटोन। ये आपको ध्यान रखना है कुछ पैरामीटर। अब हम रिएक्शन पर चर्चा करेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पर चर्चा करेंगे। फ्यूजन का मतलब होता है एक हमारे पास एक बहुत ही हल्का न्यूक्लियस होगा, और सबसे हल्का जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस का नाम है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होता नहीं, माने एक ही हमारे पास उसमें न्यूक्लियॉन्स होता है। तो बड़ा आसान काम है किसी भी रिएक्शन को सॉल्व करना, कैलकुलेट करना, पहलू को देखना, समझना। तो चलिए इसको हम हटाकर आप इसे लिख लें, इसे नोट आउट कर लें, लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो करना है करें। और इसको एक बार, मेरे कहने का मतलब एक बार आप रजिस्टर में लिख लें या मोबाइल में आप देख रहे हैं तो उस स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि ये आपके पास एक नोट्स की तरह बना रहे। अब हम रिएक्शन पर चर्चा करते हैं। रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस है, और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, इसका मतलब उसमें प्रोटॉन है, और अगर प्रोटॉन है तो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस किसी दूसरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से रिएक्शन करेगा। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है 1H1, इस तरह से, ये 1H1 हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, और ये रिएक्शन करेगा दूसरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से 1H1 से। इसका मतलब इसमें एक प्रोटॉन है, इसमें एक ही प्रोटॉन है, यहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं है। अब ये इतना आसान काम नहीं है कि एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन से रिएक्शन करके मर्ज हो जाए और इनमें से एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा इतना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, और जब पास पास लाएंगे तो रिपेल करेंगे। तो मर्ज होना इतना आसान नहीं है, एक दूसरे के साथ मिल जाना इतना आसान नहीं है कि दोनों मिलकर एक भारी न्यूक्लियस को, हैवी न्यूक्लियस को बना दें। इनको मर्ज होने के लिए
ये दोनों मिलकर एक न्यूक्लियस बनाने के लिए इनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना चाहिए, बहुत ज्यादा, और लगभग 10 पावर 9 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर अगर इनको दिया जाए, लगभग 10 पावर 9 केल्विन के आसपास का अगर टेम्परेचर दिया जाए, तो जाके ये दोनों मर्ज होकर एक न्यूक्लियस को बनाते हैं। और बहुत तेजी से जब आते हैं, एक दूसरे के साथ टक्कर मारते हैं, बहुत तेजी के साथ एक दूसरे की ओर आते हैं, तो ये मर्ज होकर एक न्यूक्लियस को बनाते हैं। और लगभग टेम्परेचर इस रिएक्शन के लिए 10 पावर 9 केल्विन के आसपास होना चाहिए। तो हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि इन दोनों न्यूक्लियस को कितनी रफ्तार से एक दूसरे की तरफ लाया जाए तो ये मर्ज होकर एक नए न्यूक्लियस को बना सके। और उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले को मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। और फार्मूला है हमारे पास टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 10 पावर 9 केल्विन में लिख देता हूँ, ये टेम्परेचर है। और हमारे पास जो एनर्जी होती है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इसे कह दें, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1/2 mv² इक्वल टू, और इसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं 3/2 kb मल्टीप्लाई टी। और यहां से हम लोग, ये है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी की वैल्यू, ये है वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में एनर्जी की वैल्यू। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, m हाइड्रोजन न्यूक्लियस का मास हो गया और v इसकी वेलोसिटी हो गई। और यहां से एक kb जो लिखा हुआ है, इसे हम लोग बोल्ट्जमान कांस्टेंट कहते हैं। तो kb की वैल्यू हम लोग लिखते हैं 1.38 इंटू 10 पावर -23 और जूल प्रति केल्विन, ये लिखते हैं। ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू, इसको मैं इधर आके भी मेंशन कर दूंगा। तो इतनी हमारे पास एनर्जी, अगर इनको इतनी वेलोसिटी दी जाए तो ये मर्ज होकर एक नए न्यूक्लियस को बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? अभी ये सिंगल रिएक्शन लिखी हुई है और यहां से बनेगा 1H2 का एक न्यूक्लियस बनेगा। और अब हम देखेंगे यहाँ पर कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, और 2 - 1 करोगे तो एक न्यूट्रॉन आएगा, यानी एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है। इसका मतलब यहाँ पर 2 प्रोटॉन है, यहाँ पर एक प्रोटॉन। इसका मतलब एक प्रोटॉन ऐसा होगा जो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया है। और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास है पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो, और प्लस जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उस एनर्जी की वैल्यू है 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। ये पहली रिएक्शन हो गई इस तरह से। अब ये हमारे पास जो 1H2 वाला एक न्यूक्लियस आया है, 1H2 वाला जो न्यूक्लियस आया है, ये फिर से 1H1 से रिएक्शन करेगा और फिर कुछ न कुछ बनाएगा। क्या बनाएगा? यहाँ पर हम देखेंगे एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, यहाँ पर सिर्फ एक प्रोटॉन है। तो यहाँ पर बनेगा 2He3, 2He3। अब हम देखेंगे यहाँ पर कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन यहाँ पर है 2 प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। यहाँ पर प्रोटॉन 2 है एक न्यूट्रॉन, यानी अब इस समय ना कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना है ना ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन बना है, बात बराबर की रह गई। तो यहाँ पर गामा फोटोन बनेगा और प्लस लगभग 5.49, लगभग 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी फिर से रिलीज होगी। और फिर ये जो 2He3 बन गए हमारे पास, ये जो 2He3 बना है, 2He3, ये 2He3, ये फिर से रिएक्शन करेंगे आपस में और यहां पर बनेगा 2He4, 2He4 यानी हीलियम का न्यूक्लियस बनेगा। और फिर यहां से 1H1 और 1H1 दो अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। 2 प्रोटॉन यहाँ पर है, एक न्यूट्रॉन यहाँ पर है। यहाँ पर 2 प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। यहाँ पर देखें कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। यहाँ पर सिर्फ एक प्रोटॉन है, यहाँ पर सिर्फ एक प्रोटॉन है। अब हम काउंट करें, यहाँ पर टोटल प्रोटॉन कितने हैं, 2 और 2 कितने हुए, 4। यहाँ पर 2 प्रोटॉन, 2 इधर कितने हुए, 4। तो प्रोटॉन की बात बराबर है। फिर इधर न्यूट्रॉन काउंट करें, 1 2, 2 न्यूट्रॉन, इधर कितने, 2, यानी 2 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, तो 2 न्यूट्रॉन यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे, 2 न्यूट्रॉन। तो 0 N 1
+0 N1, 2 न्यूट्रॉन बाहर आ जाएंगे, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, +2 0 N1, 2 न्यूट्रॉन बाहर आ गए, ये 2 न्यूट्रॉन बाहर आ गए, प्लस कुछ एनर्जी रिलीज होगी और लगभग 12.86 लगभग 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है इस रिएक्शन से। और इन सबको हम एक साथ लिख सकते हैं, तो एक साथ लिखेंगे तो 4 यहाँ पर हाइड्रोजन है, 1H1 1H1 2 हो गए, 3 हो गए। और इस तरह से अगर हम एक साथ रिएक्शन कर दें तो हमें फिर से वही फाइनली ये हीलियम वाला न्यूक्लियस मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस है वो रिएक्शन करके एक दूसरे से मर्ज होकर हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मर्ज होकर हीलियम के न्यूक्लियस बनाते हैं। और यही एनर्जी जो रिलीज हो रही है इस तरह के रिएक्शन से, यही एनर्जी स्टार के पास होती है। तो स्टार के पास एनर्जी होने का यही एक रीजन होता है। इसी रीजन की वजह से स्टार शाइनिंग करते हैं, स्टार तारे चमकते हैं, और वो चमक धरती में या पूरे यूनिवर्स में एक लाइट एनर्जी के रूप में चारों तरफ ट्रेवल करती है, प्रोपगेट करती है, जाती है। और इसी को लोग धूप कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, ये बातें। और अब यहाँ पर हम चर्चा कर लें कि जो हमारे पास हाइड्रोजन न्यूक्लियस है वो कितनी रफ्तार से आए एक दूसरे के पास कि मर्ज होकर ये हमारे पास हीलियम का न्यूक्लियस बनाते, ये हम समझेंगे। अगला टॉपिक है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस एंड स्टार की एनर्जी जो जनरेट होती है उस पर चर्चा करें। एनर्जी जनरेशन ऑफ स्टार दूसरा टॉपिक है हमारा, एनर्जी जनरेशन ऑफ स्टार। स्टार तारों की चमक का एनर्जी का रीजन क्या होता है? देखो, जैसे हम एक एग्जांपल से इसको समझ जाए। जैसे हम लोग देखते हैं कहीं पर हम आग जलाते हैं, कहीं पर आग जलाते हैं, उसमें हमने लकड़ी डाला, कोयला है, डीजल, पेट्रोल, जो भी हम उसमें फ्यूल डालें, तो जितना ज्यादा फ्यूल होगा उतनी देर तक वहां पर आग जलती रहेगी। जैसे हम लकड़ी से आग जला रहे हैं तो जितनी ज्यादा वहां पर लकड़ी होगी उतनी देर तक वहां पर आग जलती रहेगी और देर तक जलेगी, ज्यादा अमाउंट में जलेगी आग। तो इसका मतलब जब तक वहां पर लकड़ी है, लकड़ी का मतलब फ्यूल, वो जल रहा है। अगर वो फ्यूल खत्म हो जाएगा तो फिर आग जलना बंद कर देगी। इसी तरीके से स्टार के पास फ्यूल का काम करता है हाइड्रोजन और हीलियम। स्टार के पास, स्टार में फ्यूल का काम करता है हाइड्रोजन न्यूक्लियस। और जब तक ये फ्यूल वहां पर है तब तक वहां पर एनर्जी जनरेट हो रही है, फ्यूल का काम हो रहा है और फ्यूल जल रहा है। लेकिन एक ऐसे समय के बाद, कुछ समय के बाद, बहुत लंबे समय के बाद, करोड़ों वर्षों के बाद वो फ्यूल वहां से खत्म हो जाता है। जब फ्यूल खत्म हो जाता है तो आग का जलना बंद हो जाता है। आग का जलना बंद हुआ, इसका मतलब है कि स्टार में जो फ्यूल था, जिसको हम हाइड्रोजन कह रहे थे, हीलियम कह रहे थे, वो फ्यूल अब खत्म हो गया, जल चुका। इसका मतलब है अब स्टार चमक देना बंद कर देगा, क्योंकि उसमें जो फ्यूल था, जो जल रहा था, जिसकी वजह से चमक आ रही थी, एनर्जी रिलीज हो रही थी, अब वो फ्यूल खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो स्टार शाइनिंग करना बंद कर देता है, तो हम कहते हैं स्टार की डेथ हो गई है, स्टार की डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है। और ऐसा होने के बाद वो स्टार ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है, ये हमें समझना है। तो स्टार की एनर्जी का ये रीजन होता है। लेकिन ये हमेशा करोड़ों करोड़ों वर्षों तक स्टार एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा, उसमें फ्यूल का कुछ अमाउंट है। हाँ, वो अमाउंट बहुत ज्यादा है, वो बात ठीक है, बट कुछ अमाउंट तो है। जब तक वहां पर फ्यूल है तब तक वो स्टार
एनर्जी को रिलीज करेगा, चमक करेगा, शाइनिंग करेगा, आसपास एनर्जी को फैलाएगा और चमक उत्पन्न होगी, धूप आएगी। लेकिन जैसे फ्यूल खत्म, हाँ करोड़ों सालों के बाद वो फ्यूल खत्म होगा, फ्यूल बहुत है, जनरेट होता है, बनता है, रिएक्शन होती है, एनर्जी बनती है, डेवलप होती है। तो ये रीजन होता है स्टार की एनर्जी का, और स्टार में इस तरह से एनर्जी जनरेट होती है। अगला हम बात करेंगे वेलोसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस। हाइड्रोजन एटम नहीं, हाइड्रोजन न्यूक्लियस, यानी 1H1 वाला। इसमें भी कंफ्यूजन होता है क्योंकि हाइड्रोजन के 3 भाई होते हैं, एक होता है 1H1 वाला भाई, एक होता है 1H2 वाला, एक होता है 1H3 वाला। तो तुमको 1H1 वाला पहले नंबर वाले भाई को पकड़ लेना है, ध्यान रखना है, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 मेंबर हैं, 3 सदस्य, 3 भाई हैं, तो 1H1 वाले की चर्चा करनी है, ध्यान रखना है आपको। इन दोनों की यहाँ पर कोई चर्चा नहीं करना है। माने रिएक्शंस में भाग तो लेंगे लेकिन स्टार्ट जो करेंगे वो 1H1 करेगा। अब इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो टेम्परेचर लगभग टी की जो वैल्यू होगी 10⁹ केल्विन के आसपास है। तो फार्मूला हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का है, काइनेटिक एनर्जी के ई, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है ½ mv² इक्वल टू, और ये फार्मूला टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो 3/2 kB मल्टीप्लाई टी। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास mv² इक्वल टू, हमारे पास हो जाएगा 3 kB, इधर हो जाएगा टी। kB बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ध्यान रखना है, kB का मतलब है वोल्ट्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन। ये आपको ध्यान रखना है। यहां से आप वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो v इक्वल टू, इधर हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 kB t डिवाइड बाई m, और m इसका इस हाइड्रोजन न्यूक्लियस का मास है, तो m की जगह आप लिख देंगे 1.67 10⁻⁻27 kg हो जाएगा। तो एक बार मैं वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर मैं वैल्यू लिख देता हूँ 3, और बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास है, इधर मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और 10⁻9 केल्विन, 10⁻9 डिवाइड बाई m, यानी हाइड्रोजन न्यूक्लियस का मास 1.67 10⁻⁻27। अब 27 इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कैसे करेंगे भाई, इधर है 9 इसमें कम हो जाएगा, 27 को ऊपर ले गए प्लस का हो जाएगा, और इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वेलोसिटी मिल जाएगी मीटर पर सेकेंड में। इतनी वेलोसिटी के साथ, ये वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा है और लगभग लाइट की स्पीड के कंपेरेबल होगी, यानी तुलनात्मक होगी। बराबर भी हो सकती है या कम होगी, तो उसका तुलनात्मक तो होगी। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक रहा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, और इसकी जो प्रमेय है, एप्लीकेशन है, फार्मूला है, उन पर आज हमने चर्चा की। और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल पर, रेडियो एक्टिव मटेरियल पर चर्चा करेंगे। पहले हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पर चर्चा कर चुके हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर पर चर्चा कर चुके हैं, और आगे हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे रेडियो एक्टिव मटेरियल पर एंड सेमीकंडक्टर्स पर।